हो गई ना स्टार्ट? ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले कनेक्ट हो जाइए। हो गया शुरू? दे दो, मैं देख लूँगा चैट। ठीक है, बोल दिया ना? ठीक है, एक बार मैसेज करो भाई फटाफट, जो जो कनेक्टेड है एक बार टेक्स्ट कर दो। और आवाज़ बताओ, आ रही है ना आवाज़ आप लोगों को? आ रही होगी आवाज़ तो। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो भाई, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास है और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ हमारी नई फैकल्टी से। आ जाइए सर। ये है केम एकेडमी की नई फैकल्टी, अमर सर। भाई आईआईटी दिल्ली से एमटेक हैं और नेट क्वालिफाइड, गेट, जेआरएफ, जितने भी एग्ज़ाम आप लोग करते हो नेट क्वालिफाइड, बल्कि सही बोलो तो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं 2 से 3 बार। उसके बाद CSIR नेट है और भाई गेट है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, और साथ के साथ 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, शायद 2 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो ये सर आज जो है आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नई फैकल्टी हैं, अमर सर हैं। और मुझे तो आप जानते ही हो, है ना? हाँ भाई, हाँ मोहित सर, क्योंकि वो घर पर हैं तो घर से नहीं आ सकते हैं, तो हमारी नई फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। आप देखिए एक बार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, ये आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है? हाँ भाई, गुड इवनिंग बोल रहे हैं बच्चे आपको। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। माइक लगाओ। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से पढ़ना सबके सब। ओके। भाई कोरोना है ना, तो फिर मोहित सर नहीं आ सकते वहाँ से। अब सिलेबस तो करवाना पड़ेगा ना आप लोगों का। ओके, गुड इवनिंग गाइस। होपफुली आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। एक बार आवाज़ चेक करके बता दीजिए। एक बार आप आवाज़ चेक करके बता दीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग चंचल शर्मा जी, गुड इवनिंग राजेश्वरी जी, ओसीन जी, गुड इवनिंग, वेलकम, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। ओके, सो माई सेल्फ अमर शोरान मेरा नाम है और मैं IITD से एमटेक हूँ, MSc केमिस्ट्री हूँ और साथ ही साथ डेफिनेटली BSc तो हूँ ही, क्योंकि MSc किया है, एमटेक किया है, तो ये तो नेचुरल सी बात है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नेट गेट क्वालिफाई किया है, काफ़ी बार किया है, एक से ज़्यादा बार किया है। सब बातें खैर हो गई इंट्रोडक्शन में। इन चीज़ों का इतना इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट उस चीज़ का आएगा कि मैं आपसे क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा, किस चीज़ में मैं आपसे डील करूँगा, किस तरीके से आप लोगों को वो समझ में आएगी। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेट आपको एग्जाम में मार्क्स देगा ही देगा। नेचुरल सी बात है, इतना टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक भी आप इसको नहीं कह सकते, ना ही टफ कह सकते हो। समझने का, अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। अदर देन दैट, शुरू करने से बिल्कुल पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सिलेबस मैंने तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपके होते हैं, चाहे आप बात कर लीजिए IIT जैम की, चाहे आप बात कर लीजिए IIT गेट की, या फिर आप बात कर लीजिए CSIR नेट की, तीनों के सिलेबस मैंने लिखे हैं। स्लाइड में जैम का सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया है। जैम के सिलेबस के बाद हम CSIR और गेट का भी सिलेबस देखेंगे और काफ़ी कुछ इस टॉपिक में कॉमन है, तीनों ही सिस्टम, तीनों ही एग्जाम के सिस्टम के अकॉर्डिंग। जरा ध्यान से देखना, IIT जैम में जो सिलेबस मेंशन किया गया है वो क्या किया गया है? कंडक्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर, गैल्वेनिक सेल, EMF एंड फ्री एनर्जी। ये बिल्कुल आपको ऊपर नजर आ रहा है, साफ साफ तौर पे नजर आ रहा है। कंसंट्रेशन सेल विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट, विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन सेल के बारे में बात की गई है। पोलैरोग्राफी के बारे में बात की गई है। डी बाय हक्कल थ्योरी के बारे में बात की गई है। ये जैम का सिलेबस है जो डिफाइन किया गया है। बिल्कुल बेसिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां साफ साफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है गैल्वेनिक सेल उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। मतलब इस सेल से रिलेटेड हम लोगों को सारा फंक्शनिंग समझना है। इस टाइप के जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
अगर मैं बात करता हूं CSIR नेट की, तो उन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है दैट इज नर्नेस्ट इक्वेशन, देन रेडॉक्स सिस्टम, डी बाय हक्कल थ्योरी। डी बाय हक्कल थ्योरी वहां भी कॉमन था, यहां भी कॉमन है। नर्नेस्ट इक्वेशन वहां भी हमको पढ़ना था, यहां भी हम लोगों को पढ़ना है। रेडॉक्स सिस्टम भी कॉमन है, आप लोग देख सकते हो। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में लिखा है, कोलरास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बात की गई है। कंडक्टेंस एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, अगेन वन ऑफ द सेम टॉपिक। और आयनिक इक्विलिब्रिया, हालांकि आयनिक इक्विलिब्रिया आप एज एन डिफरेंट यूनिट, अलग यूनिट के तौर पे अलग से पढ़ते हो। सिलेबस में जो मेंशन था मैंने वो एज इट इज आपके सामने लिख करके आपको बता दिया है। दिस इज द सिलेबस फॉर CSIR नेट। काफी कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा, सिमिलर सा देखने को मिलेगा। कोलरास लॉ की बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के अंदर हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, जनरली सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करता हूं, KSP के बारे में बात करूंगा, आयनिक मोबिलिटी के बारे में बात करूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के बारे में बात करूंगा। तो ये सारी चीजें यहाँ इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। गेट के सिलेबस में देखते हैं तो अगेन आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस लिख दिया है। DHLL लिमिटिंग लॉ, डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ के बारे में बात किया है। डी बाय हक्कल ओनसेंगर इक्वेशन के बारे में बात किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट है, ये याद रख लेना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इन्होंने थोड़ा लेट लिखा है पर बिल्कुल बेस है। शुरुआत जनरली यहीं से की जाती है, चाहे वो जैम हो, चाहे वो नेट हो, या किसी भी चीज के बारे में हम, किसी भी एग्जाम के बारे में हम बात करें तो शुरुआत हम लोगों को यहां से करनी होती है। लास्टली लिखा है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन और भी प्रकार की है पर हमारे सिलेबस में दोनों ही जगह पे, नेट में भी और गेट में भी, पोटेंशियोमेट्रिक एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में जिक्र किया गया है। इनको सिलेबस में मेंशन किया गया है। ये सारा वैसे तो एनालिटिकल का पार्ट है बट इस यूनिट में लिखा हुआ है तो मैंने वो एज इट इज आप लोगों के सामने रख दिया है। उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। Okay, so this is regarding syllabus. Now after syllabus, the important thing is कि हमें ये पढ़ना कैसे है, कैसे हम लोगों को शुरू करना है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, किस तरीके से वो अप्रोच रहेगी, किस तरीके से अप्रोच चलेगी, किस तरीके से अप्रोच रहेगी, किस तरीके से अप्रोच चलेगी, उस सब के बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। ओके, लेट मी कनेक्ट दिस डिवाइस अगेन। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये कनेक्टेड नहीं, चैट नहीं आ रहा इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम सबसे पहली अप्रोच जो मैं लेकर के चलूंगा दैट इज गोइंग टू बी राइट फ्रॉम द बेसिस ऑफ इट। बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से करूंगा और उसके बाद आगे इस लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, उस मतलब से हम लोग जाएंगे कि सेल क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया जहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्राइव की गई, कैसे हम लोग रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस पे एनर्जी को ड्राइव किए और उस एनर्जी को फिर ट्रांसफॉर्म किए दूसरी एनर्जी में। और इसके बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे जो हायर टॉपिक है, इनोड वैल्यूज हो गई, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई सेल की, उसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन हो गई, ये सब कुछ हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब मैं आपके सामने ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं बिल्कुल इजी वे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज पे डिपेंडेंट है? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, दैट इज एनर्जी। एनर्जी आप लोगों ने सुनी होगी। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, ये आप लोगों को पता है। और बेसिकली एनर्जी दो टाइप के प्रोसेस अंडरगो करती है। किस किस टाइप के प्रोसेस अंडरगो करती है? एनर्जी अंडरगो ट्रांसफर एज वेल एज इट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रोसेस अंडरगो करती है एनर्जी। या तो एनर्जी किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर होगी या किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, बदलेगी। ये दो प्रोसेस हमें एनर्जी के देखने को मिलते हैं। ट्रांसफर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, आपने कोई भी एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, बीकर को हीट करना शुरू किया और उस बीकर में डाल दिया वाटर।
तो होगा क्या कि पहले इनिशियली बीकर हीट होने लगेगा, उसकी बाउंड्रीज हीट होंगी, वो गर्म होगा। थोड़े समय बाद आप क्या देखोगे कि पानी जो उसके अंदर है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सोर्स से, वो भी क्या करने लगता है, हीट अप होने लगता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम डायरेक्ट कांटेक्ट था, जो बीकर डायरेक्ट कांटेक्ट था, उसने हीट ली और उस हीट को क्या किया, वाटर को ट्रांसफर कर दिया, वाटर को दे दिया। दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर पर्टिकुलर सिस्टम, या फिर मैं कहूं फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, फ्रॉम बाउंड्री टू सिस्टम। इस टाइप की प्रोसेस को क्या कह देते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और जनरली ये हम कहां पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जी थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में, या फिर आप कह लो थर्मोडायनेमिक्स में, जो भी आपका वर्ड मन करे यूज करने का, जनरली हम वहां ये पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। कहां पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, What about transformation? What is transformation of energy? Transformation of energy क्या है? What is transformation of energy? Transformation of energy क्या है? यदि एनर्जी किसी एक फॉर्म में हो और उसे दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफर कर दें, बदल दें उसका फॉर्म, उसका नेचर बदल दें, उसे जनरली क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। यदि कोई भी मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस है, उसे O2 की प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। वही हीट तो बीकर को गर्म करने के लिए और पानी को गर्म करने के लिए यूज हो रही थी। यानी इस रिएक्शन से जो ये हीट यूज हुई, बर्न बनी, जो ये केमिकल रिएक्शन से क्या बना, हीट एनर्जी। केमिकल रिएक्शन से क्या बना, हीट एनर्जी बना। वो भी एक किस्म का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली यदि किसी केमिकल रिएक्शन से, किसी केमिकल रिएक्शन से जो नेचर में अपने आप रिएक्शन हो रही है, उससे हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दें, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर दें, ऐसी चीज को, ऐसे प्रोसेस को क्या कहूंगा कि केमिकल एनर्जी जो थी मेरी, उससे मैंने क्या बना लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लिया। तो क्या कहूंगा, दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। या रिवर्स भी कर सकते हैं। ये जनरली कहां होगा, जो अपने आप रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, नेचर में अपने आप रिएक्शन हो रही है, और उसी के यूज करके हमने क्या किया, इस केमिकल एनर्जी का यूज करके वहां हीट बनाया था, यहां क्या बना दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दिया। कैसे बनाते हैं वो अभी दिखाऊंगा आपको, समझ में आएगा बड़े अच्छे से। देखना जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना इधर। ये कब हो रहा है, जब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप फिजिबल है, अपने आप नेचर में हो रही है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देनी पड़ रही है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दूं, यानी इलेक्ट्रिक आर्क दे करके कोई रिएक्शन कराऊं, एज सच एक रिएक्टेंट लिया, दूसरा रिएक्टेंट लिया, दोनों को मिक्स किया, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क पास कर दी, क्या हुआ कि रिएक्शन हो गया, नया प्रोडक्ट बन गया। ऐसी रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं थी, स्पॉन्टेनियस नहीं थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, उसको कराने के लिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैंने क्या किया, केमिकल प्रोसेस किया, केमिकल एनर्जी को जनरेट किया। यानी ऐसा प्रोसेस भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल दिया जाए, केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाए, केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाए। और यह कब होता है, जब मेरी रिएक्टिंग स्पीसी के बीच की रिएक्शन कैसी हो, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दो प्रोसेस बताया एनर्जी के, कौन सा, ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर का मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, लेकिन उसका फॉर्म सेम है। हीट थी, हीट ही ट्रांसफर हो गई, इधर से उधर हीट ट्रांसफर हो गई, उसे क्या कह रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से, हीट से इलेक्ट्रिकल, या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ऐसे जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गई तो क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। और जनरली जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी प्रोसेस में केमिकल में बदलती है, इस चीज को कहां स्टडी किया जाता है, इस चीज को स्टडी किया जाता है जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। याद रखना ये बात,
यानी बाय द लुक्स ऑफ इट, इस कंसेप्ट के लुक से आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसे क्या कहूंगा जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहूंगा। उसे क्या कहूंगा जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहूंगा। सर आप IIT दिल्ली से आना? हाँ जी, हाँ जी कौशिक जी, समझ में आया ये जो मैंने बताया? समझ में आया? यस और नो फटाफट बता दीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपका बिल्डअप हो गया तो क्वेश्चन आप खुद ब खुद करोगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, आप फटाफट मेरे से पहले कर दोगे, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप कर दोगे। ओके, जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक, बिल्कुल बेसिक आपको समझ में आया। वेरी वेरी इजी बेसिक, वेरी वेरी इजी बेसिक। बहुत आसानी से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ओके जी, अब जरा देखो, जरा देखो 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 ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ। हुआ क्या कि दो साइंटिस्ट थे, गैल्वानो और वोल्टा। उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर क्या कर दिया, इस बीकर के अंदर ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन डाल दिया। और वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसका था? दैट वाज ऑफ CuSO4। इसका एक्वस सॉल्यूशन उन्होंने यूज किया। नाउ इस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या किया, एक जिंक की रोड को डिप किया। किसको डिप किया? जिंक की रोड को डिप कर दिया। किसकी रोड को? जिंक रोड, Zn रोड को क्या किया जी? डिप कर दिया। और जैसे ही ये डिप किया इस सॉल्यूशन के अंदर और कुछ समय के लिए रख दिया एज इट इज, और बाद में ऑब्जर्व किया कुछ समय बाद, तो उन्हें क्या देखने को मिला कि इस सॉल्यूशन का कलर, देखना, आफ्टर सम टाइम क्या देखने को मिला? पहली ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की वो क्या की कि कलर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन जो बीकर में लिया है, इज फेडिंग। ये फेड होता जा रहा है, ब्लू नहीं रह रहा है, उससे फेड हो रहा है, हल्का होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके फेड हो रहा है, अल्टीमेटली कलरलेस हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, सेकंड ऑब्जर्वेशन, वो क्या किया, साइज ऑफ जिंक रोड इज डिक्रीजिंग। जिंक रोड का साइज क्या कर रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। जिंक रोड का साइज क्या कर रहा है? धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे करके घट रहा है जिंक रोड का साइज। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की, व्हाट वाज दैट ऑब्जर्वेशन? तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की कि बीकर जो बीकर है जिसमें सब कुछ डाला हुआ है, इज गेटिंग वॉर्म, वो गर्म हो रहा है, वॉर्म हो रहा है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस सिस्टम का, या फिर मैं कहूं यहां से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट निकल रही है, हीट बन रही है। क्या बन रही है? हीट बन रही है। और लास्टली जो एक ऑब्जर्वेशन की गई, बिल्कुल एंड जो ऑब्जर्वेशन की गई, वो क्या की गई कि कुछ समय बाद बीकर के बॉटम में रेडिश ब्राउन कलर के कुछ प्रेसिपिटेट्स बन गए, पीपीटीज बन गए। यानी चौथी ऑब्जर्वेशन जो की गई वो क्या थी? अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन पीपीटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखना क्या कमाल ऑब्जर्वेशन है चारों की चारों। यानी हुआ क्या कि कुछ नहीं किया उन्होंने, बस एक सॉल्यूशन लिया CuSO4 का और उसमें जिंक रोड डाल दी, बस, और कुछ किया ही नहीं, नथिंग। कोई टेम्परेचर नहीं दिया, कोई प्रेशर नहीं दिया, कोई हिलाया डुलाया नहीं, कुछ नहीं किया, वो एज इट इज रख दिया। अब रखने के बाद क्या देखने को मिला कि रोड का साइज घटता चला गया, डिप्लीट होता चला गया, छोटा होता चला गया। और जो कलर था सॉल्यूशन का, जो ब्लू था, वो ब्लू से क्या होने लगा? धीरे धीरे फेड होने लगा, टुवर्ड्स व्हाइट मूव करने लगा। साथ ही साथ नीचे कुछ पीपीटी बन गई रेडिश ब्राउन कलर की, और टेम्परेचर बढ़ गया अचानक इस बीकर का
ये बीकर गर्म हो गया, हीट अप हो गया, गर्म हो गया, यानी इसने क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस किया, यानी कि अपने आप इस सिस्टम में कोई ना कोई रिएक्शन हो गई होगी, डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन हो गई होगी। और जब इस रेडिश ब्राउन पीपीटी को डिटरमाइन किया गया, स्टडी किया गया, तो क्या देखने को मिला कि ये जो नई रेडिश ब्राउन जो पीपीटी बनी है ये किसकी बन जाती है, दीज आर ZnSO4 पीपीटीज, दीज आर ZnSO4 पीपीटीज। अब देखना जरा हुआ क्या हुआ यहां, जरा ध्यान से देखना। इन्होंने कहा कि जिंक की रोड को जब CuSO4 में डाला गया तो ये रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, Cu2 पॉजिटिव प्लस ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस ZnSO4, यानी मेरे सॉल्यूशन में CuSO4 घटता चला गया, उसकी जगह सिर्फ Cu2 पॉजिटिव आयन रह गए। और ZnSO4 से रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू किया, ZnSO4 से रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू किया, ZnSO4 से रिएक्ट करके बनाना शुरू किया ZnSO4। क्या बनाना शुरू किया, ZnSO4। अब देखना जरा ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सी कहानी है। ये प्रिडिक्ट किया गया, दिस वॉज प्रिडिक्टेड। अब प्रिडिक्टेड का मतलब ये नहीं है कि ये करेक्ट बात उन्होंने बोल दी, ऐसा उन्होंने बोला। फिर क्या किया, जब देखा कि ZnSO4 तो हाईली सोल्यूबल होता है, हाईली क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, इन वाटर। तो यानी ये जो पीपीटी बनी होगी, ये क्या बोला कि ये तो ZnSO4 की बनी है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि ये तो हाईली सोल्यूबल है। पीपीटी कैसे बन सकता है, प्रिसिपिटेट तो उसका बनता है जिसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो, लेस हो, ये आपको मालूम होना चाहिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट आप। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, अब जरा ध्यान से देखना, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि Zn जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो प्रिडिक्ट की गई, बिल्कुल इनिशियल जो प्रिडिक्ट की गई कि Zn जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां चला गया होगा, +2 चला गया होगा। Cu क्या किया होगा, +2 से +2 में रह गया होगा। और Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये प्रिडिक्ट किया गया, जस्ट अ प्रिडिक्शन, मियर प्रिडिक्शन। बट जब ये देखा गया कि ZnSO4 तो हाईली सोल्यूबल होता है, और दूसरा कमाल की बात क्या, इसका कलर रेडिश ब्राउन नहीं होता, नॉट रेडिश ब्राउन। तो क्या किया गया कि अब उस रेडिश ब्राउन सिस्टम को आइसोलेट करके स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किया गया। और जब स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किया गया, ऑन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन it was found that the reddish brown PPT were of Cu, कॉपर सॉलिड फॉर्म में रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये फाइंड आउट किया गया। और जब ये फाइंड आउट किया गया, यानी जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन की होगी, यानी क्या बोला गया, दिस इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ खेल नहीं हो रहा है। यानी कॉपर बन रहा है, पूरा कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं बना होगा, सिर्फ Cu बना होगा। और अगर Cu बना होगा तो ये क्या करेगा, आइसोलेट करेगा एज पीपीटी, यानी Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुई होगी फ्रॉम +2 टू 0। जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है। बेस समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा, काफी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखना, Zn की रोड थी, CuSO4 में डिप की, जैसे ही डिप की तो Zn का कंसंट्रेशन घटने लगा। क्यों घटने लगा, क्योंकि ZnSO4 से रिएक्ट करके किसमें आने लगा, सॉल्यूशन में आने लगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में आने लगा, एक्वस फॉर्म में आने लगा, ZnSO4 बना लिया उसने, इसीलिए उसकी मात्रा घटती चली गई। CuSO4 से Zn ने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया वहां से। और जब हटाया तो क्या हुआ, कॉपर निकल गया, किस फॉर्म में निकल गया, पीपीटी की फॉर्म में निकल गया। बीकर में क्या हुआ, नीचे जाकर के बैठ गया, किस कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। ये रिएक्शन हो कैसी रही है, जरा देखना। Zn का तो ऑक्सीडेशन हो गया, Zn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और Cu का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। Cu का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये नेट रिजल्टेंट है इसी रिएक्शन का, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हुआ। और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हुई, हीट की फॉर्म में रिलीज हुई। और वो हीट की वजह से क्या हुआ, बीकर का तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। दिस वाज द वेरी फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जो एक ही कंटेनर में हो रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन बोला जाता है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन।
कलर इज फेडिंग, यस कलर इज फेडिंग, यस कलर इज फेडिंग। डेफिनेटली जैसे जैसे CuSO4 की मात्रा कम होती जाएगी सॉल्यूशन में, जैसे जैसे इसका अमाउंट घटेगा, कलर क्या होगा, ब्लू कलर सिस्टम कम होता जा रहा है, कलर क्या होने लगेगा, फेड होने लगेगा, घटने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि CuSO4 की अमाउंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ओवर द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है। दैट इज वाई कलर इज फेडिंग। नीतू गुप्ता जी, जो PPT बना है ये ZnSO4 नहीं जी, नहीं 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 नहीं, इनिशियल प्रिडिक्शन था, लेकिन फाइनली क्या कंफर्म किया गया कि इट इज ऑफ CU का है, CU का होता है PPT, और किस कलर का होता है ये लिख रखा है इतना बड़ा सारा, इसी बात पे लिखा है। ऑन स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन इट वाज फाउंड दैट द रेडिश ब्राउन PPT इज ऑफ CU सॉलिड। अब जरा ध्यान से देखना, यहां से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पहली बात तो एनर्जी निकलती है, दूसरी बात क्या, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, CU का रिडक्शन, Zn का ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, ये बात आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, जरा ध्यान से इस चीज को भी देख लो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहली बात ये डिफाइन किया जाता है, यानी किसी भी सिस्टम का अगर इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और आफ्टर द रिएक्शन उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। उस पीसी का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये कैसे हुआ होगा, 0 से +2 की तरफ कैसे गया है, 2 यूनिट चार्ज आया, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, दैट इज ऑब्वियस। यानी सेकंड डेफिनेशन क्या दे सकता हूं ऑक्सीडेशन की ही, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। छोटी क्लासेस में आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। हमें सिर्फ इन दो पे फोकस करना है, इन दो का हमारे काम से कोई खास लेना देना नहीं है। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसकी ऑक्सीडेशन कराता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है वहां, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है वहां। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रिडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो रिडक्शन के मामले में भी आप लोगों को मालूम है, बड़े आराम से मालूम है क्या, सबसे पहली डेफिनेशन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। साथ ही साथ दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकता हूं इसका, कैसे होगा डिक्रीज, देखना Cl2 है गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दोनों की 0-0, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है Cl नेगेटिव, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 की तरफ चली गई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो रिडक्शन कह दूंगा। और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए हो, गेन किए हो, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी प्रोसेस में हो रहा होगा तो उसे क्या कहूंगा, रिडक्शन कहूंगा। नेचुरल बात है। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, ठीक है जी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन। अब देखो, ये जो डायरेक्ट रिडक्शन की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, जरा ध्यान से देखना, इस सिस्टम में हुआ क्या था, इस सिस्टम में हुआ था डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हुई तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहां क्या रहा होगा, इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रहा होगा। और अगर इन इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट रहा है तो हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ना करा करके अगर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराएं, इनडायरेक्टली इस रिएक्शन को किया जाए और किसी आउटर सर्किट के थ्रू इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मैनेज किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, देखना, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले और वो किसने लिए, Cu ने लिए। इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट ना होने देने की बजाय इनके बीच में क्या करूं, कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा दूं, जैसे वायर का यूज कर लूं, तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट हो सकता है। ये उन लोगों ने सोचा कि ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हीट है, इसकी वजह मैं क्या करूं, डायरेक्ट इनको ना रिएक्ट करके इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कर दूं, और उस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इस प्रोसेस में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर लेंगे, हम फ्लो को करवा देंगे, और उस फ्लो की वजह से क्या होगा, करंट जनरेट हो जाएगा। और यहीं से जन्म हुआ किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहीं से जन्म किसका हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और ये कराने के लिए उन्होंने किया क्या, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब ये रिएक्शन पहले तो दोनों एक साथ इकट्ठे इंटरेक्ट कर रहे थे एक ही बीकर के अंदर, अब वो इकट्ठे इंटरेक्ट ना करवा करके क्या किया गया, दो बीकर्स को लिया गया, बीकर 1 और दूसरा क्या लिया, बीकर 2। ठीक है, पहले बीकर के अंदर सॉल्यूशन डाला गया किसका, ZnSO4 का, ZnSO4 का, और इसमें रोड डिप कर दी गई किसकी, Zn की ही, जिंक की ही रोड डिप कर दी गई। दूसरे बीकर के अंदर सॉल्यूशन किसका डाला गया, सॉल्यूशन डाला गया CuSO4 का, और इसमें रोड किसकी डिप कर दी गई, Cu की, कॉपर की रोड, जिंक की रोड, जिंक की रोड। इन रोड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा, इलेक्ट्रोड्स। आपने आज तक ये सुना ही होगा कि इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, ZnSO4 और CuSO4। ठीक है जी। और इन दो रोड्स को किसी भी वायर के थ्रू जोड़ा गया आपस में। बस एक कमाल की बात क्या की गई कि राइट इन बिटवीन दिस वायर दे जॉइंट अ बल्ब। एक बल्ब को उन्होंने जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, बल्ब को उन्होंने जोड़ दिया। दिख रहा है क्या बल्ब जैसा, ठीक है, बल्ब को उन्होंने जोड़ दिया। किस उम्मीद में कि जिंक अगर इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो जिंक क्या बनाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Zn2 पॉजिटिव, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस मेटल रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए इजी पाथ हमने प्रोवाइड किया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होंगे और इस इलेक्ट्रोड पे होते हुए सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Cu2 पॉजिटिव। ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और क्या बना देगा, Cu2 पॉजिटिव। जैसे ही इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ये क्या बना देगा, Cu। क्या बना देगा, Cu। क्या बना देगा, Cu। यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और Cu का अभी भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। अभी भी क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। होपफुली ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। जब कभी भी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो किए, इस डायरेक्शन में, जिंक से कॉपर की तरफ। इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं रोड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर वन, फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर वन। देखना दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में क्या जनरेट होता है, करंट। क्या जनरेट होता है, करंट। और यदि करंट जनरेट हुआ होगा तो डेफिनेटली बल्ब क्या करेगा, लाइट अप हो जाएगा, जल जाएगा। बल्ब क्या होगा, लाइट अप होगा, जल जाएगा, लाइट अप होगा, जल जाएगा। ठीक है, जैसे ही करंट जनरेट होगा बल्ब क्या होगा, लाइट अप होगा, जल जाएगा। अब उम्मीद क्या की गई कि अगर ये सिस्टम बन गया है तो ये बल्ब जलते रहना चाहिए। दैट वाज द प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्ट किया गया कि ये बल्ब क्या होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। पर होता क्या है कि ये बल्ब जलता है कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए जलता है और ये फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बुझ जाता है। यानी क्या हुआ इस प्रोसेस में कि इलेक्ट्रॉन एक बार तो इस पाथ से ट्रेवल किए और फिर ट्रेवल करना ही क्या हो गए, बंद हो गए। ट्रेवल करना ही क्या हो गए, बंद हो गए। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते रहते उसके अपोजिट में करंट बनता रहता, करंट बनता रहता तो बल्ब क्या होना चाहिए था, जलता रहना चाहिए था। दैट इज द होल आइडिया। लेकिन अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रुक गया होगा, जिस वजह से ये बल्ब क्या हुआ, बुझ गया। थोड़े ही समय के बाद, थोड़े से ही समय के बाद ये क्या हुआ, बुझ गया। ऐसा क्यों होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो समझना हमारे लिए अति अनिवार्य है। जरा देखना, इसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है। इस जिंक की रोड पे, ये जिंक है मेरे पास, ये जिंक की रोड है। इस रोड पे क्या है, प्योर मेटल जिंक प्रेजेंट है। अब ये जिंक करता क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसी सरफेस पे छोड़ करके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आ जाता है।
इस सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में आ जाता है Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है। इनिशियली सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट था, ZnSO4। एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन बोल रहा हूं बार बार, एक्वस अंडरस्टूड है। जरा देखना, तो एक्वस सॉल्यूशन में ZnSO4 मतलब क्या, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव इस सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और अगर और Zn यहां से आएगा तो क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव की मात्रा बढ़ती चली जाएगी इन कंपैरिजन टू SO4 2 नेगेटिव। अंडरस्टैंडिंग की बात है, बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, बिल्कुल इजी सी बात है, बिल्कुल इजी सी बात है। तो जैसे जैसे ये Zn इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, वैसे वैसे सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव की मात्रा क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखना बिल्कुल साइंस की भाषा में हम बात करेंगे। हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्योंकि पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ गई है तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। और ये जो इलेक्ट्रोड है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ने लगेगी तो इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से घूम करके इधर आए, कॉपर पे आए, कॉपर पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आए तो देखने को क्या मिला कि कॉपर की इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं किए। इस इलेक्ट्रोड से होते हुए ये कहां चले गए, ये चले गए सॉल्यूशन में। ये चले गए क्या, सॉल्यूशन में। यहां ये इलेक्ट्रॉन काफी लंबे समय तक स्टे किए, यानी इस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, कंपैरेटिवली इस पे कैसा दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। तो इस इलेक्ट्रोड को क्या कहूंगा कि इट इज कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रॉन आए सॉल्यूशन में पहले क्या था, सॉल्यूशन में था जी Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसने तो Cu बना लिया। अब ये Cu बन के क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जमा होने लगा, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या होने लगा, जमा होने लगा। और अगर जमा होने लगा तो कहां से आया है ये Cu, ये सॉल्यूशन में से आया है, यानी Cu की मात्रा घटती चली जाएगी, SO4 2 नेगेटिव की कंपैरेटिवली बढ़ती चली जाएगी। यानी ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, समझ रहे हो, आसान है ना अभी तक तो। हाँ ना, या बोलो फटाफट, हाँ या ना बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या सर। इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड देखो जरा देखो, जिंक है, जिंक कर क्या रहा है, जिंक जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो टूटकर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में गिरती चली जा रही है। इसीलिए तो इस इलेक्ट्रोड का साइज घटता चला जाता है। ये बताया मैंने अभी पीछे आप लोगों को जब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की। ये टूट कर आयन की फॉर्म में इस पे आता है और इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। मतलब क्या, इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ गया होगा, नेगेटिवली चार्ज आ गया होगा, नेचुरल बात है। तो नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर कर रहे हैं, इधर से इधर। कहां फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, दैट इज ऑब्वियस, नेचुरल बात। पॉजिटिव एंड पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। दैट इज व्हाई एनोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। देखना, जिंक ने Zn2 पॉजिटिव दिया, वो आ गया सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इस इलेक्ट्रोड पे। तो कुछ समय के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट्रोड कहां है, यहां है। उसके बाद ये चलना शुरू किया, उधर चले गए, उधर ये रुके ही नहीं, सीधा नीचे आ गए। तो कुछ समय के लिए नेगेटिव थी तो वो कंपैरेटिवली क्या थी, पॉजिटिव थी। तो हमने क्या कह दिया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एक बार फिर से सर, कहां से फिर से बताना है जी, विकास जी कहां से फिर से बताना है, बता दो, बता देंगे। नीतू गुप्ता जी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ड्यू टू एक्सेस Zn2 एंड एक्सेस SO4 फ्लो स्टॉप्स। अरे ये आपका प्रिडिक्शन अच्छा है हर्ष जलान जी, बहुत सही बताया है आपने। लेकिन इसमें कुछ और कहानी भी है, छोटी सी कहानी और है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। और इस मिस करने की वजह से जब हम LJP और बड़े थोड़े कम्प्लेक्स टॉपिक पे जाने लगते हैं तो वहाँ हमसे हो जाती है गड़बड़, वहाँ हम इनको समझ नहीं पाते। जरा देखना, मेरा ये फ्लो रहता है हमेशा कि मैं पहली क्लास थोड़ी सी डिटेल में पढ़ाता हूँ, थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ, ताकि आपका कंकरेंट बेस बन जाए, अच्छा बेस बन जाए। उसके बाद थोड़ा फास्ट चलता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। होपफुली समझ में आया हो कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैसे है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैसे है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये सॉल्यूशन पॉजिटिव है, सॉल्यूशन नेगेटिव है। ये सॉल्यूशन पॉजिटिव है, ये सॉल्यूशन नेगेटिव है। अब जरा देखना ध्यान से,
इनिशियल, बिल्कुल इनिशियल बात करता हूं, सिर्फ एक Zn टूटा, Zn2 पॉजिटिव बनाया और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन यहां निकाले इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, कैसे इंटरेक्शन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किस पे डिपेंडेंट होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे डिपेंडेंट है? कि या तो एक आयन पे कितना चार्ज है, +2, दूसरे +4, तो डेफिनेटली वहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। या +2 के 2 आयन हो तो वहां एक कंपैरेटिवली ज्यादा चार्ज होगा, एक सिर्फ +2 का एक आयन, एक +2 के 2 आयन, एक +2 के ही बहुसंख्यक आयन, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक, खाली एक 2 और एक बहुत ज्यादा, तो उन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा। अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, तो क्या होगा? ये आपस में ही जुड़ के रह जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है? एक दूसरे से लगाओ, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का या चार्ज स्पीसीज के बीच का, ये एक दूसरे से ही जुड़ के रह गए, तो क्या हुआ? ड्यू टू दिस एक्सेस पॉजिटिव चार्ज in solution and excess negative charge on this electrode, there will be high electrostatic interaction and electron will be attached to this ions only। इन्हीं के आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बना करके रह जाएंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे, फ्लो रुकेगा। अब इस चैम्बर में देखना, जैसे जैसे Cu कंज्यूम होने लगा, Cu2 पॉजिटिव Cu में बनने लगा, सिर्फ SO4 नेगेटिव रह गया, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। बाय चांस कोई इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन चल फिर के यहां तक आ भी गया तो ये क्या करेगा? नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसे सॉल्यूशन में आने ही नहीं देगा, और अगर सॉल्यूशन में आया ही नहीं तो Cu कंज्यूम नहीं करेगा, Cu बनेगा नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या कहूंगा? करंट जनरेट नहीं होगा। यानी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव एंड एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन, देयर विल बी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन दिस हाफ, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। देयर विल बी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन दिस हाफ, that will be responsible for stopping the movement of electron. So that is why this flow of current will stop, this flow of electron will stop। क्या करेगा? रुक जाएगा। आ गया सर? अभी आप बताएं सर। CuSO4 वाला रिपीट कर दीजिए। CuSO4 में देखना, CuSO4 में हुआ क्या है? Cu2 पॉजिटिव था मेरे पास, Cu2 पॉजिटिव था मेरे पास, इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा था? Cu बना रहा था। सॉल्यूशन में क्या था? सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cu ने तो इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना लिया, लेकिन SO4 2 नेगेटिव ने क्या किया? कुछ नहीं किया, नथिंग, वो तो ऐसे ही पड़ा है। यानी सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज पीसी की मात्रा बढ़ने लगी, पीसी बढ़ा, नेगेटिव चार्ज पीसी बढ़ा तो क्या हुआ? सॉल्यूशन कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया, और अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है तो आने वाले नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, यानी इस सर्किट को रोकेगा, इस फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, इसे वापस भेजेगा। इस वजह से सर्किट क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। यहां क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है? इस अट्रैक्शन की वजह से भी फ्लो क्या करता है? रुकता है इलेक्ट्रॉन का। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया है तो हम क्या बोलेंगे? कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, यानी करंट जनरेशन बंद हो गया। करंट जनरेशन बंद हो गया तो मेरा लट्टू क्या हुआ? बुझ गया, लट्टू बुझ गया। सिंपल एज दैट। ओके, समझ में आया? समझ में आया? अब देखना जरा, देखना जरा ध्यान से समझना। इसी से आप लोगों को एक और चीज समझाता हूं, दिस वॉज माई बिकर, कोई भी एक ले लेता हूं, दोनों में बता दूंगा वैसे तो। दिस इज Zn रोड, ये Zn की रोड है। Zn ने किया क्या? जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स इस रोड पे रह गए, और यहां क्या बना? Zn2 पॉजिटिव आयन। अब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन है, तो सारे पॉजिटिव आयन खींचे चले आएंगे किसकी तरफ? इलेक्ट्रोड की तरफ। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोड की तरफ। अब देखो जरा, और नेगेटिव आयन क्या होंगे? इस इलेक्ट्रोड से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कुछ एक तो नेगेटिव भी पड़े ही रहेंगे। एक्सेस पॉजिटिव का मतलब क्या है?
कि जितने नेगेटिव उससे ज़्यादा पॉजिटिव हैं यहाँ, तो वो क्या होंगे, वो दूर होने लगेंगे। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव की लेयर बनने लगी, एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में क्या बनने लगी, पॉजिटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज की लेयर बनने लगी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स। और ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स भी एक कारण है, यही मेनली रियल रीजन है। इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है डेफिनेटली, ये भी एक कारण है। कारण क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर देता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम का फ्लो रुक गया है। सिस्टम का फ्लो क्या हो गया है, रुक गया है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चलना बंद हो गए हैं, यहां से चल करके सीयू की तरफ नहीं जा रहे। सिमिलर फिनोमिना मुझे कहां देखने को मिलता है, सीयू वाले सिस्टम में। सीयू में मेरे पास क्या था, जरा देखना इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। सीयू पे पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रोड पे कंपैरेटिवली, और यहां कैसा आयन था, SO4 2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, इसके दोनों साइड लेयर्स बनाने लगेगा, लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो पॉजिटिव थोड़ा बहुत बचा है वो भी कैसे एडजस्ट हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ लेयर। और अगर ये लेयर्स बनेंगी यानी पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड लेयर इनटू द सॉल्यूशन, में क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जनरेट हो गई। दो लेयर्स बन गई हैं, देखना पॉजिटिव नेगेटिव डबल लेयर सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा। यानी डबल लेयर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। देखना क्या, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज लेयर्स बन गई हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सिस्टम। और कुछ ऐसा ही सिस्टम फिजिक्स में किसके लिए एक्सप्लेन किया जाता है, कैपेसिटर के लिए। और हमें पता है कि जब भी कैपेसिटर हम यूज करते हैं वहां फ्लो ऑफ करंट क्या रहता है, 0। Yes sir, potential different, more currents for stop. Will CU rod be saturated with CU species getting attached to it? Saturation का मामला तो देखिए, saturation, अच्छा जरा ये भी समझ लेना, ये पूछा है जी क्वेश्चन, सूर्यांश जी ने पूछा है। सूर्यांश जी, सैचुरेशन का मामला क्या है, आपको क्या लगता है कि कंप्लीट सारे सीयू को ये ले लेगा, मतलब सारे जितने भी सॉल्यूशन में सीयू पॉजिटिव हैं सब इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड सीयू बना देंगे? ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी ये पॉइंट आ जाता है, बहुत ही जल्दी। मतलब कितना, थोड़ा बहुत जैसे ही कंसंट्रेशन में चेंज आया, जैसे ही थोड़ा बहुत Zn ज्यादा होने लगे, तुरंत क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से, या फिर कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इनके बीच में ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहीं रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, वहीं रुक जाता है। जैसे जैसे सिंगल आयन से डबल, डबल से ट्रिपल, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और बढ़ते ही क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगी। फटाफट ये लेयर्स बन जाएंगी, डबल लेयर बन जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड। दो लेयर घेर लेंगी सेम चार्ज की, पॉजिटिव की दो लेयर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को घेर लेगी। कैपेसिटर टाइप सिस्टम बन जाएगा। तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो गया है तो करंट जनरेशन बंद हो जाएगा। ये याद रखना। अभी भी सॉल्यूशन में बहुत सारे SO4 नेगेटिव भी मौजूद होंगे, और अगर इस सॉल्यूशन की बात करता हूं तो काफी सारे Cu2 पॉजिटिव मौजूद होंगे। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरी Zn की रोड खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाती है। उससे पहले ही सेल क्या कर देता है, वर्किंग करना डेड कर देता है। कुछ ना कुछ नहीं, काफी ज्यादा रह जाती है ऐसे सिस्टम में, खास करके याद रखना ये बात, ठीक है, समझे जी। तो सैचुरेशन का पॉइंट जो है वो इस सिस्टम में काफी जल्दी आ जाता है, दोनों में ही आता है। द कॉपर रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, यस। कंपैरेटिव मैंने आपको पहले ही बताया। कॉपर रोड को चार्ज, रोड का चार्ज हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए यहां स्टे किया है, तो ये इलेक्ट्रोड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। और यहां इलेक्ट्रोड स्टे नहीं करता है, डायरेक्ट किसमें जाता है, सॉल्यूशन में जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिवली दिस रोड रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, वेयरएज दिस कॉपर रोड रिक्वायर्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। कंपैरेटिव बोलते हैं। विद रेफरेंस टू दिस रोड, with reference to this road, this is termed as positive, this is termed as positive. No positive charge as such come on this road, no positive charge come as such come on this road, याद रखना है भी। और कोई क्वेश्चन है जी आपका, सूर्यांश जी? ओके, जरा ध्यान रखना, आप समझना इस बात को। आगे चलूं, अगर समझ में आ गया है तो यस बोल दीजिए फटाफट, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। और अब अगला मुद्दा और भी इंटरेस्टिंग और भी बेहतरीन होने वाला है। अगर इतना समझ में आ गया है तो फटाफट बोल दीजिए यस, फटाफट बोल दीजिए यस, और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखना जरा ध्यान से, देखना ध्यान से, देखो और समझने की कोशिश करो। सॉल्यूशन है मेरे पास, कौन सा सॉल्यूशन है, Zn SO4।
रोड कौन सी है? जिंक। जिंक क्या जा रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? Zn का रोड टूट के सॉल्यूशन में जाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे कनेक्ट किससे किया? वायर के थ्रू। बीच में क्या लगा दिया? कोई भी बल्ब या वोल्टमीटर, वो एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करता है आप कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको किससे जोड़ा है? कॉपर की रोड से, Cu की रोड से। किस सॉल्यूशन में डिप की गई है? इसको डिप किया गया है CuSO4 के अंदर। किसके अंदर डिप किया गया है? CuSO4 के अंदर। हो क्या रहा है? यहां जो आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उनका क्या हो रहा है? रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहे हैं कॉपर। क्या हो रहा है जी? रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ये याद रखना, कई लोग लिखते हैं रिडक्शन ऑफ Cu, नहीं, गलत बात है। Cu का रिडक्शन होगा तो Cu नेगेटिव बनना चाहिए था। Cu का रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन किसका है? Cu2 पॉजिटिव का। यानी जिंक ने क्या किया? इस पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूं। जिंक ने क्या किया है जरा देखना, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है, Cu2 पॉजिटिव क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। कुछ समय बाद, थोड़ी देर ये बल्ब जला, उसके बाद नहीं जला। कुछ समय बाद ये क्यों नहीं जला वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो गया। जैसे इंटरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं उस तरफ, तो करंट जनरेट नहीं होगा। करंट जब भी जनरेट होगा, दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके विपरीत दिशा में करंट का जनरेशन होता है। ये बात आप लोगों को मालूम है। अब इस प्रॉब्लम को पार पाने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें इस सेल के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें जो कि पॉजिटिवली चार्ज जो मेरा सॉल्यूशन है उसको तो नेगेटिव काउंटर आयन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? नेगेटिव काउंटर आयन प्रोवाइड करे। और जो नेगेटिवली चार्ज जो सॉल्यूशन है उसको क्या प्रोवाइड करे? पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोवाइड कर दे। पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कर दे? प्रोवाइड कर दे। यानी जहां पॉजिटिव चार्ज आयन की मात्रा ज्यादा है उस तरफ तो ये नेगेटिव सिस्टम को भेज दे, नेगेटिव आयन को भेज दे, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। फिर न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या होगा? फिर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो क्रिएट हुई थी वो क्या होंगी? खत्म हो जाएगी। अब यहां कोई पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। अगर ये बैलेंस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन आराम से घूमते फिरते मजे में जिंक से, कॉपर से होते हुए CuSO4 में चले जाएंगे और Cu को मिलेंगे। Cu का क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। वेरी इजी। यानी अगर इस पॉजिटिव को ही हटा दूं, कैसे हटाऊं? पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज दे दो, नेगेटिव चार्ज दे दो तो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए सर। चाहे बैलेंस हो गया चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से रिज्यूम हो गया, तो सिस्टम क्या गया? चलने लगा। बल्ब फिर से जलने लगा। अब ये बल्ब जब तक जलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा जिंक डिप्लीट अच्छे से ना हो जाए। ये जिंक जब डिप्लीट होगा तब क्या होगा? बल्ब जलना बंद हो जाएगा। समझ में आया क्या? डन डन डन। यस सर गॉट इट। यस सर। देखना, समझना जरा ध्यान से। मैं इसीलिए टाइम लगा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। एक बार बिल्ड हो जाएगा फिर फटाफट चलेंगे। देखना, इस सिस्टम को जो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन को भेजता है और नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस को भेजता है, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है साल्ट ब्रिज। होता क्या है साल्ट ब्रिज? अब बुक में आपने के डेफिनेशन पढ़ी होगी। इनवर्टेड यू शेप। देखो इसकी शेप कैसी है? ऐसी दिखाई दे रही है। और इसको उल्टा कर दूं, इन्वर्ट कर दूं तो कुछ ऐसा। इन्वर्टेड यू शेप जो हमारे पास पोरस ट्यूब जो हमें मिलती है, पोरस प्लग्ड ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप पोरस प्लग्ड ट्यूब containing electrolyte over a solid base of agar is known as, or gelatin is known as salt bridge। अब जरा देखो, इस डेफिनेशन पे जाने से ज्यादा बेटर है इसको समझने की कोशिश करना। साल्ट ब्रिज मैंने क्या बताया कि इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब जिसमें सॉलिड बेस प्रेजेंट हो, अगर या फिर जिलेटिन बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंसेस हैं, और इनमें क्या डाला जाए?
कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl या फिर KNO3 या फिर NH4NO3, इस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए तो ऐसे सिस्टम को क्या कह देते हैं, ऐसे सिस्टम को कह देते हैं क्या, ऐसे सिस्टम को कह देते हैं साल्ट ब्रिज। देखना बेस पूरा अगर अगर का है, इसके अंदर बेस बनाया गया। कैसे बनाते हैं इसको, अगर अगर या जिलेटिन को लो, KCl को लो, एक बीकर में रखो, दोनों को हीट करो, हीट करने के बाद क्या कर दो, कूल करने के लिए छोड़ दो। जब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कूल हो जाएंगे तो जेली लाइक का सब्सटेंस बन जाएगा। इन्वर्टेड यू शेप में डालो और दोनों तरफ क्या कर दो, कॉटन के प्लग्स लगा दो, पोरस प्लग, कॉटन डाल दो, बस कोनों में कॉटन लगा दिया और इन्वर्ट करके डाल दिया, इन्वर्ट करके डाल दिया। अब इसको इन्वर्ट करके डालने से होगा क्या, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। सपोजिवली क्या सपोज करता हूं मैं, इस साल्ट ब्रिज में जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है दैट इज KCl, सैचुरेटेड इलेक्ट्रोलाइट KCl मैंने यूज किया है। KCl का मतलब क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखना, जरा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, देखना 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 देखना, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये सॉल्यूशन कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, वाई पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ Zn2+। ये सॉल्यूशन कैसा था, नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन। जैसे ही साल्ट ब्रिज लगाया, अब साल्ट ब्रिज में K पॉजिटिव Cl नेगेटिव घूम रहे हैं अगर अगर के ऊपर ऐसे तैरते हुए, तो अगर ये घूम रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम क्या करेगा, इस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव आयन को जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये सिस्टम कैसा पॉजिटिवली चार्ज है। Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से रिज्यूम। जो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, वो K पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, K पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ही K पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा क्या करेगा, सिस्टम का चार्ज ओवरऑल क्या होने लगेगा, जीरो। और जब ये जीरो होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, वेरी वेरी इजी। अब कोई नेगेटिव है ही नहीं जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, जो इस इलेक्ट्रॉन को वापस धकेले, रिपेल करे, ऐसा कोई नेगेटिव बचेगा नहीं। ये क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। डू रिमेंबर दिस एंड डू नोट इट डाउन, ये जरूर से जरूर नोट डाउन कर लेना कि ये पॉजिटिवली चार्ज पीसी क्या था, Zn2 पॉजिटिव, और ये कैसा था, Cl नेगेटिव। दे interact but do not react, react नहीं करते हैं, रिएक्ट करने भी नहीं चाहिए। यही एक बहुत बड़ी कंडीशन है फॉर दिस सॉल्ट ब्रिज। देखना, जरा समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का इंटरेक्शन यानी हल्का फुल्का झुकाव, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन इज बेसिकली नथिंग। पर अगर ये रिएक्ट कर गए, ये तो क्या है, कि इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है। रिएक्ट कर गए मतलब कंप्लीटली कंबाइन हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, ये एक दूसरे से कंबाइन कर गए तो क्या बना देंगे, अगर कंबाइन कर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास Ag पॉजिटिव होता, Cl नेगेटिव पास आता, रिएक्ट कर जाते और तुरंत AgCl बना देते, AgCl मतलब एक साल्ट बन जाता। और क्योंकि Cl यहां से आ रहा है और यहां ही Ag पॉजिटिव उसे मिल जाएगा, तो ये जो Ag पॉजिटिव सॉलिड साल्ट जो बन जाता वो इस U ट्यूब के मुंह पे ही बन जाता, ओपनिंग पे ही बन जाता, उसे ब्लॉक कर देता और फर्दर आयंस आ ही नहीं पाते। तो साल्ट ब्रिज का जो काम था वो पूरा हो ही नहीं पाता। सो इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन कि कभी भी साल्ट ब्रिज में जो दो आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दे शुड नॉट इंटरेक्ट विद द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन से कभी भी रिएक्ट नहीं करने चाहिए, कभी भी इजीली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, दे इंटरैक्ट बट दे डू नॉट इजीली रिएक्ट, दे डू नॉट इजीली रिएक्ट, दे इंटरैक्ट बट दे डू नॉट इजीली रिएक्ट। Zn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दे इंटरैक्ट बट दे डू नॉट इजीली रिएक्ट। अगर यहाँ Ag होता और मैं KCl डाल देता तो Cl फट से रिएक्ट कर जाता और ये एंड क्या हो जाता, ब्लॉक हो जाता। और अगर एंड ब्लॉक हो गया तो वही प्रॉब्लम मेरे पास रहती, Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूमता रहता और इन इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करता, इनके फ्लो को रोक देता। सो डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। समझ में आया क्या ये बात, समझ में आया क्या? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है क्या, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज पीसी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बेसिकली, नथिंग एल्स। हर्ष जी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। यस सर, क्लियर। सो सर वी विल टेक इनर्ट सॉल्ट, यस ऐसा बोल सकते हो, उसी बात पे मैं आने वाला हूँ। मैं तो समझा रहा हूँ आपको कि ये जो लाइनें लिखी होती हैं इनका मतलब क्या है और क्यों लिखी होती हैं, क्यों लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं। समझ में आया क्या आप लोगों को?
यानी साल्ट ब्रिज क्या है, पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूं। इन्वर्टेड यू शेप हैविंग पोरस प्लग एट द एंड एंड कंटेनिंग अगर मिक्स विद सैचुरेटेड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को रिस्टोर करना। जो पहले सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया था उसे जीरो कर देना, नेगेटिव नहीं, जीरो कर देना, यानी न्यूट्रलिटी को रीस्टोर कर देना, दोबारा से ले आना, और नेगेटिव सॉल्यूशन को फिर से क्या कर देना, जीरो कर देना। ये इसका काम है। और ये कब होगा, जब नेगेटिव सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन जाएगा साल्ट ब्रिज के थ्रू, और पॉजिटिव सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन आएगा साल्ट ब्रिज के थ्रू। ये इसका काम है। अच्छा, इसको सेलेक्ट कैसे करें या कैसे हम बताएं कि कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं। मैंने 3 ऑप्शन दे दिया आपको, इन 3-4 में से कोई भी हो सकता है। जैसे KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है। किसको मैं यूज करूंगा, कब यूज करूंगा, तो ये याद रखना, इसका सिर्फ एक ही रूटीन है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज है या इधर नेगेटिवली चार्ज है, मैं कोई भी साल्ट ब्रिज लूं, अगर वहां से आने वाले आयन पहले से मौजूद आयन से रिएक्ट कर जाएं, तो वहां कभी भी ऐसे साल्ट ब्रिज को यूज नहीं किया जाता। बिकॉज साल्ट ब्रिज क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यहीं पे पहले ही इंट्रैक्शन में यहीं पे सॉलिड सब्सटेंस बनने लगता है, साल्ट बनने लगता है। और अगर साल्ट बनने लगता है तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड सिस्टम इसको ब्लॉक कर देगा और मेरा पर्पज सॉल्व नहीं होगा। सो यानी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है साल्ट ब्रिज में, दैट शुड बी इनर्ट with respect to both these initial electrolyte solutions. With both these initial electrolyte solution, that should be inert with both these initial electrolyte solution. सर, इस जैम 2020 में सॉल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन आया था। हाँ जी, आया था, मेरे को मालूम है प्रदीप जी, आया था, मेरे को मालूम है प्रदीप जी। वो भी कराऊंगा, अभी कराऊंगा। देखना आप जरा ध्यान से समझना, इस जैम 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि क्या इसका क्या काम है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, तो अब लिख लो इस बात को। आ जाओ फटाफट इसको लिख लेते हैं। और अब इसके थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें नोट डाउन कर लेते हैं, हल्के से नोट्स बना लेते हैं और कुछ नहीं, हल्के से नोट्स बना लेते हैं और कुछ नहीं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था साल्ट ब्रिज पे। साल्ट ब्रिज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, बड़ा ही इजी। बेसिक केमिस्ट्री तो साल्ट ब्रिज की जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली, उसमें तो कोई खास ऐसी बात है नहीं। ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें जिंक रोड डिप है। कौन सी रोड डिप है, जिंक रोड। यहाँ कौन सी रोड डिप की गई है, Cu की रोड। इनको कनेक्ट किससे किया गया है, थ्रू ए वायर। और जैसे ही वायर से कनेक्ट किया गया, इलेक्ट्रॉन एक बार फ्लो किए, फिर रुक गए। उस रोकने को हटाने के लिए कि एक करंट चलता रहे, फ्लो चलता रहे, हमने क्या यूज किया, हमने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यूज की, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ओवर द बेस ऑफ अगर या फिर जिलेटिन को हमने यूज किया। पोरस प्लग ये ट्यूब थी, और जैसे इसको इन्वर्टेड डाला तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मिलने लगी। इस ट्यूब को हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, KCl साल्ट ब्रिज कह लो यहाँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए KCl कह लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना और सोच के दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से होता हुआ इलेक्ट्रॉन वायर से गुजरता है और Cu के इलेक्ट्रोड से तुरंत इस सॉल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कर रहे हैं, आउटर सर्किट से। जो बाहर का ये वायर का सर्किट है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। साल्ट ब्रिज ने आकर के क्या किया, बहुत सारे काम किए। सबसे पहला यूज ऑफ साल्ट ब्रिज लिख लो, यूज ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम, सबसे इनिशियल काम जो इसने पूरा किया, वो क्या किया, यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस यहाँ पे साल्ट ब्रिज ने सोल्व की है, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग, बता दो मुझे फटाफट, जल्दी से मुझे बता दो। इस सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, जो ये पोरस प्लग है, इसके थ्रू इसने क्या सप्लाई किया है, आयंस को सप्लाई किया है, यानी आयंस का ट्रांसफर किया है। किसका ट्रांसफर किया है, आयंस का ट्रांसफर किया है। कौन से आयन, जो सोल्ट ब्रिज में प्रेजेंट हो।
permits the transfer of permits the transfer of ions ब्रैकेट में लिख लो अपोजिटली चार्ज in respective electrolyte solution। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, कभी भी साल्ट ब्रिज के थ्रू यहां का कोई आयन जैसे Zn2 पॉजिटिव या SO42 नेगेटिव इस साल्ट ब्रिज से होता हुआ इस तरफ आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पोरस प्लग यूज की जाती है ये इसी साइज को परमिट करते, किस साइज को? जो आयंस सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट हैं उसी आयंस के साइज को परमिट करती है, इन आयंस को परमिट नहीं करती इधर से उधर ट्रांसफर होने के लिए। डू रिमेंबर दिस, ये भी जरूर से जरूर याद रखना, यानी एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन जाता है जबकि साल्ट ब्रिज से आयंस का ट्रांसफर होता है। और कौन से आयंस का होता है? KCl या कोई भी साल्ट ब्रिज में जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है उसके आयंस का ट्रांसफर होता है। एक तरफ से दूसरे तरफ किसी पर्टिकुलर आयन का ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यहां Zn2 पॉजिटिव ज्यादा है, यहां SO42 नेगेटिव ज्यादा है, इधर से Zn पकड़ा उधर छोड़ दिया और कह दिया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बन गई। ऐसा नहीं होता है। Does not allow the movement of ions present in individual containers। इंडिविजुअल कंटेनर्स में जो आयन प्रेजेंट है उनका मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंटेन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। दूसरा क्या करता है? परमिट द ट्रांसफर ऑफ आयन अपोजिटली चार्ज आयन इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के आयंस को कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा। ये जरूर से जरूर याद रखना। मैंने पता नहीं कोई एक बुक थी इंडियन ऑथर की, वहां देखा था कि ऐसा लिख रखा था, ये गलत है। ऐसा नहीं करता कि यहां से Zn पकड़ा और इधर डाल दिया। ये जरा ध्यान से रखना, जरा ध्यान से याद रख लेना। ओके, समझ में आया ये इतनी सी बात? आई होप कि आपको समझ में आई हो। वेरी वेरी इजी सा मामला है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। कनिक जी कह रहे हैं मेंटेन करंट फ्लो। यस डेफिनेटली एक ही बात है। जब न्यूट्रलिटी की बात कर दी, सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी हुई, जब भी तो करंट फ्लो दोबारा से चलने लगा जी, लिख लो इस बात को, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और क्या यूज है इसका? तीसरा यूज, थर्ड यूज, मेंटेन करंट फ्लो बट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना। जैम 2020 में कब जो ये क्वेश्चन आया था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर वो करंट फ्लो जो उसके अंदर एक स्टेटमेंट थी कि करंट फ्लो होता है इससे, नहीं वो रॉन्ग स्टेटमेंट थी। करंट एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होता है। इसको आप मेंटेन करंट फ्लो क्यों बोलते हैं कि ये मेंटेन क्यों करता है? ताकि ये जो सॉल्यूशन है इनमें चार्ज सेपरेशन ना हो जाए। चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, डिफरेंट चार्जेस रहेंगे, नहीं बनेंगे, पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। यानी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है बेसिकली, जिसकी वजह से करंट फ्लो अपने आप होता रहता है, चलता रहता है। डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। यस सर, क्लियर। हर्ष जलान जी बहुत बढ़िया जी, क्लियर हो गया है तो बहुत बेहतरीन। ओके, लास्ट एंड अनदर इंपॉर्टेंट यूज जो है इसका, दैट इज minimize the effect of liquid junction potential, LJP। what is this LJP? जरा देखना। अगर मैं दो अलग अलग बीकर ना लेकर के एक ही बीकर लूं और इसके बीचों बीच कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप सिस्टम डाल दूं, एक तरफ ले लिया मैंने वही ZnSO4 का सॉल्यूशन और दूसरी तरफ ले लिया मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहां डिप किया किसको? Zn के इलेक्ट्रोड को, इधर डिप किया किसको? Cu के इलेक्ट्रोड को। Zn इलेक्ट्रोड एंड Cu इलेक्ट्रोड को डिप किया और कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू। ठीक है, ओके। नाउ
what will happen? अगर कोई salt bridge नहीं है, so after some time this solution will acquire extra positive charge because of excess of Zn2 positive, and this solution will acquire extra negative charge because of presence of excess SO4 2 negative. Natural, ये बात आप लोगों को मालूम है. अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन सिर्फ जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएटेड हैं, काफी क्लोज हैं बट एक दूसरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएटेड हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट है दैट इज बेसिकली नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. और ऑलवेज डू रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो करंट यहां बनता है, ठीक है. और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है बिकॉज इट इज एग्जैक्टली रिवर्स्ड नेचर, बिल्कुल रिवर्स नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन से. दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम. अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा, करंट जनरेशन को रोक देगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द बिगेस्ट इफेक्ट ऑफ एलजेपी को इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्यों बन रहा है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं. तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, इसको भी मिनिमाइज करने के काम आता है. जैसे ही यहां साल्ट ब्रिज लगा दूंगा तो क्या होगा, Cl नेगेटिव आएगा इधर, इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा, K पॉजिटिव आएगा इधर, इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा और एलजीपी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. यानी अनदर गुड यूज ऑफ दिस salt bridge is that it help in reducing liquid junction potential. जिस जंक्शन पे लिक्विड बन रहे हैं वहां अपोजिट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको डिक्रीज करने के भी ये काफी ज्यादा क्या आता है, काम आता है. डू रिमेंबर दिस ऑल्सो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ओके, so these were some of the uses. How to select selection of electrolyte for salt bridge. साल्ट ब्रिज के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करना है, उसकी कंडीशन क्या क्या है, ये मैंने अभी बताई थी आप लोगों को. साल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करना है उसकी कंडीशन क्या क्या थी. सबसे पहली द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट, ये इनर्ट होना चाहिए. सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी या है प्रेजेंट है, दैट इज मोबिलिटी या फिर आप कह सकते हो स्पीड ऑफ पॉजिटिव आयन मस्ट बी इक्वल टू मोबिलिटी और स्पीड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. मोबिलिटी या स्पीड, जरा देखना, समझने की कोशिश करना इस बात को भी. मोबिलिटी या स्पीड की बात कर रहा हूं, देखना और जरा समझने की कोशिश करना. अगर आयंस K पॉजिटिव Cl नेगेटिव सेम स्पीड से चलते होंगे, मोबाइल होंगे, तो क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव को उसी समय पर अट्रैक्ट करेगा. और अगर दोनों की मूवमेंट सेम है, स्पीड सेम है, तो क्या होगा, जितने K पॉजिटिव इधर जाएंगे उतने ही Cl नेगेटिव उतनी ही जल्दी इधर आएंगे. एक साथ सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा. ये भी उसी टाइम न्यूट्रल, ये भी उसी टाइम न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर मोबिलिटी डिफरेंट हो, सपोज मैं कहूं कि K पॉजिटिव तो फटाक से यहां चले जाते हैं, ये धीरे धीरे आराम से जाते हैं, मटकते पटकते इधर उधर भटकते धीरे धीरे जाते हैं. अगर धीरे धीरे जाएगा तो क्या, ये सॉल्यूशन तो अभी भी पॉजिटिव रह जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा. अभी न्यूट्रल हो रहा है, हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है. पॉजिटिव चार्ज पीसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करे बैठा रहेगा, उसको जाने ही नहीं देगा. और जाने नहीं देगा तो क्या होगा कि ऐसे कोई भी साल्ट ब्रिज के कारण एकदम जो रिस्टोरेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी. थोड़े थोड़े समय में तो धीरे धीरे आता रहेगा, ये पॉजिटिव बैठा रहेगा, यानी रिस्टोरेशन ऑफ करंट विल नॉट बी इजीली फिजिबल. सो इट इज वन ऑफ द प्राइमोस्ट कंडीशन कि जो स्पीड से K पॉजिटिव इस तरफ आ रहे हैं उसी स्पीड से Cl नेगेटिव भी इस तरफ आने चाहिए. यानी मोबिलिटी एंड स्पीड ऑफ आयन शुड बी सेम. और अगर मोबिलिटी और स्पीड सेम है तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसको क्या बोलता हूं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल. किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज. फॉर सॉल्ट ब्रिज की इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है सारी, ठीक है. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन.
और ये कब होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर जब पढ़ाऊंगा, जब मैं बताऊंगा इट किस पे डिपेंडेंट होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस द साइज ऑफ आयन पे डिपेंडेंट होता है, यानी चार्ज डेंसिटी पे। अगर पॉजिटिव चार्ज सिस्टम की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज सिस्टम की चार्ज डेंसिटी के बराबर है तो हम बोलते हैं कि ये उसी गति से मूव करते हैं। मूवमेंट के दो ही तो फैक्टर हैं, जरा ध्यान से देखना कि ये पॉजिटिव पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज का सिस्टम इसे अपनी तरफ बुला रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता, बहुत हाईली पॉजिटिव होता, और ये क्या करता है, इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से इसकी तरफ ये चला आता उतने ही ज्यादा। यही तो हम बचपन में भी देखते थे, छोटी सी मैग्नेट थी, दूर दूर रखते थे तो क्या होता था, कोई अट्रैक्शन नहीं, पास लाए तो नहीं, और पास लाए नहीं, बिल्कुल पास आ गई जब अट्रैक्ट करती थी। बड़ी बड़ी मैग्नेट होती, दूर रखते थे, वहीं से क्या करते, हाथ हटाया तो फटाक से क्या करते, चिपक जाती थी, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता था। क्यों ज्यादा होता था, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है। ऐसे ही अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो अपोजिट चार्जेस में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या होगा इसका, के पॉजिटिव का बहुत तेज, सीएल नेगेटिव का भी बहुत तेज होगा अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। दूसरा क्या है, साइज। छोटा सिस्टम हमेशा, तो दुनिया में भी आपने देखा है, पतले पतले लोग तेज तेज चलते हैं, मोटे मोटे लोग धीरे धीरे चलते हैं, तो वही सिस्टम यहाँ है। आयंस, जो पतला सा छोटा सा आयन फटाफट 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 मूव करेगा, और अगर बड़ा सा आयन होगा तो धीरे धीरे मूव करेगा। तो यही सिस्टम यहाँ चलता है। होपफुली आपको समझ में आया हो। सर अगर पोटेंशियल बढ़ भी जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता एलजेपी में, तो कैसे? देखिए एलजेपी तो बहुत लेट आएगा जी। एलजेपी आपको समझाऊंगा। मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि साल्ट ब्रिज कैसे एलजेपी को एलिमिनेट करता है। चार्जेस ही नहीं बनने देता सॉल्यूशन में, तो एलजेपी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ही क्रिएट नहीं होने देता है। समझा? वो बहुत लेट की बात है, अभी नहीं। आज इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बस आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। ये मैंने क्या कहा कि जो चार्जेस जो क्रिएट हो गए, अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते तो जहां ये मिल रहे थे लिक्विड्स, तो उस सिस्टम के अंदर अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, आयंस को फ्लो करने देगी। किस आयन को? Z पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, और यहां क्या Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव को आपस में इंटरेक्ट करने देगी। लेकिन क्योंकि यहां पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो चुका है, और इस क्रिएशन की वजह से क्या देखने को मिलता है कि एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से फ्लो रुक जाता है। जब ये चार्ज जीरो हो जाता है तो ये इजिली मूवमेंट कर सकते हैं। ये एलजेपी हम लोग बहुत लेट, ये तो एक बेसिक बात मैंने आप लोगों को समझाई है, बस एक बेस आप लोगों को बताया है, समझ में आया? यानी दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गॉट इट सर? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? यस सर। अभिनव जी, होपफुली आपको पता चल गया होगा। सर आप काइंड ऑफ डबल लेयर पढ़ाएंगे? अरे वो तो बहुत लेट आएगा, अभी तो हम आपका बस बेस बनाते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बात। अच्छा जरा देखना, द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट, पहली कंडीशन। दूसरी, मोबिलिटी ऑब्लिक स्पीड ऑफ आयन मस्ट बी इक्वल। जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसमें कैटायन एंड आयन की स्पीड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद कर सकते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे पास किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में या किसी भी सेल के अंदर Ag पॉजिटिव प्रेजेंट हो, Hg2 पॉजिटिव प्रेजेंट हो, Hg2 पॉजिटिव प्रेजेंट हो, Pb2 पॉजिटिव प्रेजेंट हो, या Tl पॉजिटिव प्रेजेंट हो, ऐसे केसेस के अंदर KCl will not be used in salt bridge। ये सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं किया जाएगा KCl। क्यों? क्योंकि KCl जो है, इनमें जो Cl नेगेटिव है वो इनसे रिएक्ट करके क्या बना देता है, PPT। जैसे Ag से रिएक्ट करके Cl नेगेटिव क्या बना देता है, AgCl। यहाँ क्या बना देता है, Hg2Cl2, PPT बना देता है, ब्लॉक कर देता है किसको, पोरस एंड ऑफ यू शेप्ड साल्ट ब्रिज को, और फर्दर साल्ट की मूवमेंट नहीं हो पाती, आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से साल्ट ब्रिज का फंक्शन ही खत्म हो जाता है। Pb से रिएक्ट करके क्या बना देता है, PbCl2। ऐसे ही Tl से TlCl बना देता है। इनके केसेस में कभी भी KCl यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज कर सकते हैं, KNO3 यूज कर सकते हैं, NH4NO3 यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी सेल में ये आयंस प्रेजेंट ना हो, कोई और आयन हो, तो हम KCl को ही प्रेफर करते हैं, मोस्ट प्रेफर्ड है फॉर रेस्ट ऑफ द सेल्स। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी।
होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब तक की कहानी का एक शॉर्ट समरी देखो और फिर आगे की तरफ चलते हैं। सर क्या इलेक्ट्रोड के चार्ज को टच करके न्यूट्रलाइज्ड अर्थ किया जा सकता है जिसका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में होता है? हाँ सर, सिंपली समझ में आया। अमन जी बताएंगे, आपको ये बात भी बताएंगे। अमन जी आपको ये बात भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप अभी इस एक मुझे बस आप 5 मिनट का समय दें ताकि मैं आपको इसको सम अप कर दूं और एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन मैं आपको बता दूं। और अभी ये माहौल सब बना हुआ है, आपको ये समझ में आएगा बड़े अच्छे से। देखिए ज़रा, देखना देखना देखना। यानी मैंने अब तक क्या बताया, ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें मैंने 2 बीकर्स लिए हैं। इन 2 बीकर में पहले बीकर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है ZnSO4। यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है CuSO4। ZnSO4 और CuSO4। कौन सी इलेक्ट्रोड डाली जी, जिंक की। कौन सी इलेक्ट्रोड डाली जी, कॉपर की। किससे कनेक्ट किया, वायर से। बीच में क्या लगा दिया, कोई भी बल्ब लगा दिया। यहाँ क्या किया, यहाँ एक साल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस किया और अब ये सेल प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, जरा देखना कि ये जो जिंक की रोड है, इट विल डिप्लीट, ये कम होती चली जाएगी, घिसती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी और अंत में खत्म हो जाएगी। जो कॉपर की रोड है, क्योंकि Cu को एक्सट्रैक्ट कर रही है, Cu पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर रही है, इसका साइज क्या होता चला जाएगा, साइज ऑफ दिस रोड विल increase, size of this rod will increase. This particular cell is known as galvanic सेल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल गैल्वेनो और वोल्टा ने एक्सपेरिमेंट किया था और इस सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। इस सेल की खास बात यह है, या ऐसे किसी भी सेल की, कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट में फ्लो करते हैं जबकि इनर सर्किट में नहीं करते हैं। इनर सर्किट में आयंस का फ्लो है, पर कौन से आयंस का, साल्ट ब्रिज के आयंस का, अपोजिट चार्ज का, किसमें, रिस्पेक्टिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। डू रिमेंबर दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज ZnSO4 aqueous। ZnSO4 इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ये। यहां पे क्या है, KCl, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये इन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अपोजिटली चार्ज आयन को पास करता है, भेजता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ठीक है, समझ में आया। यानी अपर सर्किट में किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। लोअर सर्किट में किसका फ्लो हो रहा है, आयंस का। लोअर में किसका फ्लो हो रहा है, आयंस का। इसके अलावा जो बात हम लोगों को पता है वो फटाफट समरी देख लो। ये रोड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ये कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का जी ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन देता है, Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला जाता है। इधर क्या हो रहा है, यहां Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है। डू नॉट से कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है। ये Cu बनाता है। ये Cu2 पॉजिटिव आता कहां से है, ये हमें एज इट इज सॉल्यूशन में ही मिलता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किसका, CuSO4 का। तो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एज इट इज प्रेजेंट होंगे। दैट इज नेचुरल, दैट इज नेचुरल। और वहीं से Cu इलेक्ट्रॉन लेकर के, Cu कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, Cu सॉलिड बना देगा, जो इस रोड पे डिपॉजिट होती चली जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC, डू रिमेंबर दिस ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू IUPAC, IUPAC के अकॉर्डिंग क्या है, जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यहां क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन। जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो उस इलेक्ट्रोड को हमेशा क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, दैट इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज कॉल्ड एज एनोड। क्या कहलाएगी जी,
एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जिस भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये आपको मैंने पहली बार बताया है, आप पहले सुन चुके होंगे। एनोड क्या है, जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, एनोड होगा। यानी अगर मैं इस चीज को आपके सामने लिखने जाऊं तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पे एक और दो, ये याद रखना है, किसने बताया था, ये IUPAC में लेबल्ड है कि जहां भी अगर कहीं ऑक्सीडेशन हुआ जिस इलेक्ट्रोड पे उसे हमेशा एनोड कहेंगे और जहां रिडक्शन हुआ उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। इन साइंस के बेसिस पे कभी भी एनोड या कैथोड डिफाइन नहीं किए जाते। डू रिमेंबर दिस ऑल्सो, इन साइंस के बेसिस पे कभी भी एनोड या कैथोड डिसाइड नहीं किए जाते हैं। जहां ऑक्सीडेशन वहां क्या, वो क्या, दैट इज एनोड। जहां ऑक्सीडेशन वो एनोड, जहां ऑक्सीडेशन वो एनोड, जहां रिडक्शन वो क्या, कैथोड। डू रिमेंबर दिस ऑलवेज while drawing a cell or while representing a cell according to IUPAC, left side we will always write anode। लेफ्ट साइड हमेशा क्या करेंगे, एनोड को ही लिखेंगे। दिस इज द लेफ्ट साइड। अगर किसी को लेफ्ट राइट नहीं पता है तो देख लो, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट है जब आप स्क्रीन को देखोगे, और ये कैसी है, राइट साइड है, राइट साइड है। राइट साइड में हमेशा किसको लिखेंगे, कैथोड को। एनोड कैथोड पहचानेंगे कैसे, जहां ऑक्सीडेशन वो एनोड, जहां रिडक्शन हो रहा है जिस इलेक्ट्रोड पे उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और इस पर्टिकुलर सेल में केमिकल रिएक्शन यानी क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ Zn एंड रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो की मिला और हमें करंट जनरेशन मिला। इसीलिए हम इस सेल को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसे, हाँ डैनियल भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कैसे सेल हैं, ये दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ जी, गैल्वेनिक, यस यस। इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं सर, बोला था, बताया था सर जी, ये मैंने पुष्कर जी, ये मैंने बताया था, फिर भी बता देता हूं। बिकॉज इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। यही क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, यही ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के जनरेशन का, और यही यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन तक पहुंचाने के लिए। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड्स। रोड टाइप हैं ये और इलेक्ट्रॉन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। हाँ डैनियल भी बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुष्कर जी होपफुली आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने बता तो दिया है आपको अभी अभी, फिर भी बता दिया है दोबारा। ठीक है जी, समझ में आया, समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। बहुत बहुत बढ़िया सी बात मैंने आप लोगों को बताई, बहुत बढ़िया सी बात मैंने आप लोगों को बताई। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख लो। चलो अब इसी बात पे यहां तक पहुंच गए हो तो एक डेफिनेशन और लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से सेल्स जो कि क्या करें, दोज सेल्स विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल क्या, जैसे अभी बताया गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल, जो भी आपको कहना है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, अभी उस बारे में भी बात करूंगा। ये तो एक टाइप का सेल हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ सेल जो हम पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये कौन से सेल हैं, दोज सेल्स which utilizes electrical energy to perform a chemical reaction
एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑल्सो दैट हेयर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है. तो जो केमिकल रिएक्शन होती है जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में यूज होती हैं, दोज आर स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. इस सारे के सारे वर्ड आपको मालूम होने चाहिए. स्पॉन्टेनियस मैंने बताया जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं, हो सकती हैं अपने आप. इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि एक ही बीकर में हमने नहीं लिया है जो स्पीसी ऑक्सीडाइज या रिडॉक्स, जो स्पीसी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, उनको अलग अलग बीकर्स में लिया है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं. स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन से होंगे, जहां केमिकल रिएक्शन करवाई जाए. कैसी केमिकल रिएक्शन, जो अपने आप हो जाएगी उसको करवाने की तो जरूरत है नहीं, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होंगी वो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जब तक मैं अगले टॉपिक की हेडिंग डालता हूं. एनोड मैंने अभी बताया, देखना जरा, यहां देखना, यहां समझ के चलना. एनोड था ये, एनोड जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ये नेगेटिवली चार्ज था. क्या हर सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज है? सर बफरिंग हो रहा है बहुत, यहां भी हो रहा है जी, यहां भी हो रहा है बफरिंग, इधर मेरे डिवाइस पे भी हो रहा है. वीडियो रुक रहा है सर बफरिंग हो रहा है बहुत. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी आस्क. वीडियो रुक रहा है काफी, बच्चे बता रहे हैं, देखना एक बार. बफरिंग हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं बार बार. ओके, तो जरा देखना ध्यान से. इतना समझ में आया? क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, जब तक मैं आप लोगों को इसका कुछ एक और इम्प्लीमेंटेशन देता हूं, कि जैसा यहां देखा कि हम लोगों ने एनोड नेगेटिवली चार्ज है, क्या प्रत्येक सेल में एनोड नेगेटिवली ही चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है? ये बताइए आप मुझे, फटाफट आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए. अब नहीं, ओके, अब कोई इशू नहीं आएगा जी. नॉट नेसेसरी एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव. डेफिनेटली कोई नेसेसरी नहीं है, ये बात मैं ही बता चुका हूं आपको पहले, पर चलो कोई नहीं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसका मतलब आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है. हम एनोड कैथोड सिर्फ और सिर्फ इस बात पे देते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है. देखो एक थोड़ा सा एरिया में स्पेस फ्री कर लेता हूं और उसको यूटिलाइज करते हुए एक बड़ी ही कमाल की और बड़ी ही अच्छी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक भी पढ़ाऊंगा पर अभी इलेक्ट्रोकेमिकल हम लोगों ने क्योंकि शुरू किया है, इसको हम लोग पूरा फिनिश करेंगे. फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलवेज रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू IUPAC हमेशा क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोड कैसी रहेगी, एनोड की तरह बिहेव करेगी. लेफ्ट साइड में किसकी तरह, एनोड. और एनोड इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा. ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एनोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज. यानी आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जरा ये ध्यान से देख लो, LOAN, लोन. देखना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, यानी सेल के लेफ्ट कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड इलेक्ट्रोड होगी और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगी. किसका चार्ज बताता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. राइट कंपार्टमेंट में ऑलवेज अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू IUPAC, राइट कंपार्टमेंट में यानी राइट साइड में क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन. राइट साइड में रिडक्शन होगा, यानी राइट साइड कैसा होगा, राइट साइड आपका कैथोड होगा. और वहां उस इलेक्ट्रोड का कंपैरेटिव चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगी.
इलेक्ट्रोड होगी। डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। यानी क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया जी मैंने, देखना इसको आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, RRCP, RRCP। लोन से आप इजीली याद कर सकते हो। लोन मींस व्हाट, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और रोड का साइज कैसा, चार्ज कैसा, नेगेटिव। राइट साइड रिडक्शन, कैथोड, और कैथोड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? नॉट इन एवरी सेल, नहीं नहीं, ये याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोलिटिक में मामला उल्टा हो जाता है। जो एनोड होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। बताऊंगा, वहां पहुंचूंगा जब बताऊंगा। नॉट इन एवरी सेल इट इज पॉसिबल। अभी के लिए आपको जो मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है, लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोडिक रोड होगी और एनोडिक रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। ऑलवेज डू रिमेंबर, राइट साइड हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोडिक रोड होगी और पॉजिटिवली चार्ज होगी। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। डू रिमेंबर दिस। लोन के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो। डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर इज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर, क्लियर। बफरिंग, बफरिंग अब तो हट गया है जी। यस सर, समझ आ गया। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, जरा देखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में और मैं आप लोगों से एक फटाफट एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं। जिस कंपार्टमेंट में, जिस कंपार्टमेंट इन द सेंस जो लेफ्ट साइड का कंपार्टमेंट होगा, उस कंपार्टमेंट में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, और ये कंपार्टमेंट में जो रोड है, कैसा रोड रहेगी, एनोड, एनोड रहेगी। यहां कौन सी ली थी, जिंक। तो जिंक हमेशा किस में जाता है, रोड से टूट करके Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में मिल जाता है, और रोड पे कैसा, किसको छोड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को। देखना एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड, एनोड, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूं, जरा देखना, ये भी देखना, जरा ध्यान से देखो। Zn गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझे? इस वन साइडेड सिस्टम, देखना ध्यान से देखना, इस तरफ क्या है, दिस इज कैथोड, ये क्या है, कैथोड है। Cu की रोड क्या है, कैथोड है, कैथोड है। यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है जी, यहां Cu2 पॉजिटिव का हो रहा है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu मेटल बना रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या, कौन सा है, ये कौन सा हिस्सा है यहाँ, ये क्या है, कैथोड है, कैथोड है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव का। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है, Cu सॉलिड बना देता है, Cu सॉलिड बना देता है। अब देखो जरा, देखना जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये साल्ट ब्रिज में दिखाया है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला, केवल ये बीकर, इस पूरे सेल का आधा हिस्सा, इसे बोलते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट, या फिर इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो रिमेनिंग हिस्सा है, जो ये हिस्सा बच गया है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम कैथोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट, या फिर इसे ही क्या बोल सकते हैं हम, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोल सकते हैं इसे, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डू रिमेंबर दिस, याद रखना ये बात, ये जरूर से जरूर याद रखना। ओके, डू रिमेंबर दिस। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि Zn गया Zn2 प्लस में और Cu गया
Cu2+ गया किसमें, Cu में। ये तो एक्सपेरिमेंटली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऐसा हुआ, ये रेडिश ब्राउन मिला, ये वो मिला, फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हुआ, Cu का मुझे पता चला, ZnSO4 बन रहा है, ये सारी बात तो मुझे मालूम है। तो मुझे मालूम है कि Zn ऑक्सीडाइज ही होगा और Cu रिड्यूस ही होगा। अब मैं Zn या Cu में से किसी एक मेटल को रिप्लेस कर करके कोई और मेटल ले आऊं, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? ये बात हमें पता चलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि कौन सा कंपार्टमेंट यानी कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा मेटल आयन रिड्यूस होगा, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उसको जानने के लिए मुझे एक चीज मालूम होनी चाहिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो टाइप का हो सकता है, देखना जरा ध्यान से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जरा देखना ध्यान से देखना। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा क्या हो सकता है जी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दो टाइप, मतलब इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दो टाइप का ये डिफाइन हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या है? जैसे ही कोई भी सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल Zn ने Zn2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दिए, अब कुछ ना कुछ इनके बीच में डिस्टेंस जरूर आया होगा, इलेक्ट्रॉन और Zn के बीच में। और जब भी Zn यानी चार्ज स्पीसीज के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, उनके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को यहां क्या कह देते हैं? ये इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली SO4 नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज रोड के बीच में कुछ डिस्टेंस रहा होगा, हल्का फुल्का डिस्टेंस आयन और इस रोड के बीच में, और वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। सरल भाषा में समझने की बात करूं तो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, किसी भी चीज को करने की क्षमता, किसी भी चीज को करने की क्षमता, किसी भी चीज को करने की क्षमता क्या कहलाती है? पोटेंशियल कहलाती है। दो चार्जेस दूर पड़े हैं, डिस्टेंस उनके बीच में, कितने क्षमता से इसको अपनी तरफ खींच पाएगा, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन पोटेंशियल। एक तो फोर्स जो जनरेट हुआ, और ये क्या कहलाएगा? अट्रैक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली जरा ध्यान से सुनो, इस बात को समझने की कोशिश करो। जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे करके Zinc2 पॉजिटिव में चला गया। कोई ऐसा भी तो बोल सकता था, सर Cu क्यों नहीं गया? Cu भी तो ऐसा कर सकता था, Cu2 पॉजिटिव बना देता प्लस इलेक्ट्रॉन बना देता, उल्टा हो जाता प्रोसेस। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड का या तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लो, या सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर लो। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस होने की क्षमता कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस होने की क्षमता कितनी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस होने की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडाइज होने की क्षमता कितनी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडाइज होने की क्षमता कितनी है। ये बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना जरा देखो। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल आई हैव Zn+2। अगर ये स्पीसीज Zn+2 आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Zn बनाता है, ये प्रोसेस कैसा है? रिडक्शन है। ये प्रोसेस कैसा है? रिडक्शन है। ये प्रोसेस कैसा है जी? रिडक्शन है। इस प्रोसेस के होने की क्षमता जब वोल्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, वो कितनी निकल करके आती है? दैट कम्स आउट टू बी -0.76 वोल्ट। ठीक है। सिमिलरली इफ आई हैव Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये गेन करेगा, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो जो पोटेंशियल की मैं बात करता हूं, जिस पोटेंशियल की मैं बात करता हूं, वो कितना निकल करके आता है? दैट कम्स आउट टू बी 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट। अब देखना, यही आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, और यहां आप लोग थोड़ा सा हल्का सा इस चीज को रट लेते हो, समझने की कोशिश नहीं करते। उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना।
जिंक के रिड्यूस होने की क्षमता जो है वो -0.76 वोल्ट है, यानी 0 से भी कम, 0 वोल्ट से भी कम चाहता है कि मैं रिड्यूस हो जाऊं। कॉपर की रिड्यूस होने की क्षमता कितनी है? 0.34 वोल्ट। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? डेफिनेटली 0.34 वोल्ट है। तो कॉपर क्या चाहता है कि मैं फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लूं। अगर किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉल्यूशन में दोनों आयन प्रेजेंट हो, Zn+2 और Cu+2 दो आयन प्रेजेंट हैं, तो जरा ध्यान से देखना क्या देखने को मिलेगा मुझे। दोनों आयन मेरे प्रेजेंट हैं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? जरा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। जब भी मैं इनको इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस दूंगा, कंपीटिटिवनेस होगी इनके बीच में, कौन इलेक्ट्रॉन ले फटाक से, इसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता ज्यादा है, जल्दी से कैप्चर करके क्या बना लेगा? Cu बना लेगा। जिंक नहीं कर पाएगा कंपीटिटिवली। ऑलवेज डू रिमेंबर दिस ऑलवेज। यानी यहां क्या बोलूंगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूस होने की क्षमता इसकी ज्यादा है, इसीलिए मुझे क्या देखने को मिलता है? इसीलिए मुझे यह देखने को मिलता है। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट आ गया। समझ रहे हो? इसीलिए क्या देखने को मिलता है कि Cu रिड्यूस होता है। Cu क्या होता है? रिड्यूस होता है। एक और चीज, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, बस साइन क्या होता है? रिवर्स। साइन रिवर्स। साइन क्या होता है? रिवर्स। रिवर्स। देखना, ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन्हीं दो की बात करूंगा अभी, यानी जिंक किस में चला जाए? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में। सिमिलरली कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन में। अब देखना जरा, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही, बस साइन रिवर्स, यानी 0.76 वोल्ट। मैग्नीट्यूड इतना ही पर साइन रिवर्स, यानी इसके लिए -0.34 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आती है, वो मैं पूरी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी मैं मतलब समझा रहा हूं। देखो जरा ध्यान से देखना, यानी क्या कहूंगा? इन दोनों में से वैल्यू बड़ी है तो कहूंगा कि जिंक की पोटेंशियल, जिंक की चाहत, जिंक की क्षमता ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू कॉपर। इन कंपैरिजन टू कॉपर। डू रिमेंबर दिस ऑल्सो। ये कैसे निकालते हैं ये वैल्यूज? ये वैल्यूज कैसे निकाली, कैसे आई, बस ये बात बता दूं आज के लेक्चर में। उसके बाद अगले लेक्चर में चलूंगा। बेस बता दिया है मैंने आपको, बेस कवर किया है। इसके बाद देखना सिर्फ मजे ही मजे आएंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन से शुरू करता हुआ फिर नर्स इक्वेशन की तरफ जाऊंगा, इनोड की तरफ जाऊंगा, सारा कुछ पढ़ाता हुआ चलूंगा। ये आज का बिल्कुल बेसिक सी चीज है। जरा ध्यान से देखना, समझना। ये वैल्यूज आई कैसे? याद रखो कि कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, अगर ये वैल्यू हमारे पास ना हो तो। और ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें किसी एक स्पीसी को ये मानना पड़ा कि उसकी ना तो ऑक्सीडाइज होने की क्षमता है, ना ही रिड्यूस होने की क्षमता है, और उसी के आधार पे ये निकाला गया। देखना क्या, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा स्पीसी को इमेजिन किया गया जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और रिड्यूस होने की टेंडेंसी सेम हो। देखो जरा समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन H2 को ऐसा स्पीसी लिया गया जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिया गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिया गया? 0। कोई सा भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोड, या फिर ऑक्सीडेशन, दोनों ही क्या लिए गए हैं? ऑक्सीडेशन दोनों ही क्या लिए गए हैं? 0 लिए गए हैं हाइड्रोजन के लिए। और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब दूसरे मेटल के इलेक्ट्रोड्स के साथ कंबाइन करके वोल्ट मीटर लगा करके बीच में देखा जाता है कि कितना डिफ्लेक्शन आता है, उसी वैल्यू को एज इट इज उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मान लिया जाता है। और सभी के लिए जनरली रिडक्शन पोटेंशियल को ही कैलकुलेट करते हैं, और उस रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देते हैं। क्या देते हैं जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देते हैं। समझ में आया कि नहीं सर? क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ज्यादा है तो Cu से। हाँ जी सर, बफरिंग समझ नहीं आ रहा इसके कारण। बफरिंग सर वो पता चलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हाँ बिल्कुल पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? जरा देखना, जरा ध्यान से देखना। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं E से, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये कैलकुलेट किया जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या? कि ये जो बीकर लिया है इसमें जो ये सॉल्यूशन है किसका? ZnSO4 का, इसकी कंसेंट्रेशन हो 1 मोलर, ठीक है,
ये किसका सॉल्यूशन है, ZnSO4 का। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो 1 मोलर, टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं कहूं 298 केल्विन। और अगर सिस्टम में कहीं भी कोई गैस है, फॉर एग्जाम्पल इसको हाइड्रोजन से अगर जोड़ूं, तो गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जब कैलकुलेशन की जाती है इसी चीज की, इसी पोटेंशियल की, तो उसे क्या बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे ई नोड से डिनोट करते हैं। जिसे किससे डिनोट करते हैं, ई नोड से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आज आप लोगों से डिस्कस की हैं, बिल्कुल बेसिक बात मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलूंगा, ई नोड की बातें करेंगे, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे, फिर नर्स इक्वेशन की तरफ चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक बात, ऑलवेज डू रिमेंबर। आज टेक अवे मैसेज क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो रिड्यूस होगा कंपैरेटिवली, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर इसी वर्ड को क्या बोल सकता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम वो ऑक्सीडाइज होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका कम वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। कोई भी बात हो, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा मैटर है। होपफुली आज का ये चीज आप लोगों को डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। ओके, सो इस क्लास में इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रो के ही अगले टॉपिक के साथ। बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है।